वाई आर नेशंस नरेशंस? क्योंकि जब कोई कॉलोनाइज्ड कौम होती है, जब उसको नई नई आजादी मिली होती है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपने आप को अपनी ही कहानी समझाएं। ये कहना कि जी बरे सगीर की तारीख तीन स्पेसिफिक हिस्से हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड देन ब्रिटिश एनलाइटनमेंट, ये बिल्कुल गलत है। इट्स बेस्ट टू अप्रिशिएट द सिचुएशन rather than situate the appreciation. दादे तक लोगों को नाम पता होता है, परदादे का नाम बहुत कम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और अगर एक लेवल ऊपर चल जाए तो फिर बिल्कुल नहीं बता सकते। तो क्वाइट फ्रैंकली हमारी जो हिस्ट्री है इतनी छोटी होती है इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल दादा बाप बच्चा फिर पोते तक बात चली जाती है, दैट्स ऑल वी आर, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो 3 जनरेशन से ऊपर नहीं हम जाते। बट ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी काटनी है, तो मुझे अपनी ज़िंदगी काटने में आई हैव टू मेक माई करियर। अब हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ से भाग के बरतानिया चल जाते, अमेरिका, कनाडा। मैंने देखा, मैं गया बेलीज, वहाँ भी पाकिस्तानी बंदे बैठे हुए थे। मैं किया जनाब वो पता नहीं कहाँ पैसिफिक आइलैंड पे, वहाँ भी पाकिस्तानी बंदे बैठे हुए थे। वो अपनी ओरिजिन छोड़ के गए, अपना उन्होंने ज़िंदगी बना ली। जब तक आप अपनी तारीख नहीं समझेंगे, तो ना तो आपको कोई खास मुस्तकबिल नजर आएगा, ना तो आप में वो हम्म, इंटरनल कोई बसीरत होगी कि जी हम ये हम्म, पहले गलतियां कर चुके हैं, और ये हमने पहले कुछ बड़े अच्छे जो हम्म। नताइज थे वो भी हमने पाए हैं। समहाउ हिस्ट्री इन्फॉर्म्स एवरी फैसेट ऑफ योर लाइफ, और वही हिस्टोरिकल प्रोसेसेस हैं जिनके नताइज हम ऑन अ डे टू डे बेसिस देख रहे हैं। हमारे पास तो एक ही लेगेसी बैठी हुई है, वो अंग्रेज की। हमारे सारे इदारे, आपकी लीगल सिस्टम, आपका प्रॉपर्टी राइट सिस्टम, एवरीथिंग इज इंग्लिश colonial system left behind over the last 150 years. अब हमने तो उसको चेंज नहीं किया ना हम कर सक रहे हैं। आप, आई मीन, यू कैन लुक एट द सूट आई एम वेयरिंग राइट नाउ और द लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग इन राइट नाउ। जुबान को उठा लें तो ये इतनी बड़ी रुकावट है हमारी जनरल पॉपुलेशन के आगे बढ़ने में कि कोई हद हिसाब नहीं है। मैं शायद उस अकलियत में हूं जो कि बार बार हम कह रहे हैं कि जब तक कानून की जुबान अंग्रेजी में रहेगी, बरकरार रहेगी, तो चाहे आप सिविल में कोई आप दावा डालने जा रहे हो, चाहे फौजदारी साइड पे आप कोई मुलजिम हो, चाहे आप जेल में बंद कैदी हो, आप हकीकी तौर पे हमारे कानूनी निजाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। हम क्यों इसको परपेचुएट करते हैं? क्योंकि अभी एक छोटी सी अशराफिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उनको मजीद फायदा होता रहेगा। आपकी जो सिविल सर्विस है, वो एक आईसीएस वाले बाबूज का एक हमने ढांचा उठाया हुआ है, वो उसी तरह बरकरार है। यानी आप उनके यूट्यूब पे, आई एम श्योर आपकी नजर से गुजरे होंगे, आप उनके वो सिमुलेशंस देखें जो उनके इम्तहान हैं। उधर जी आदमी पूछ रहा होता है कि जी बताएं ठेठ अंग्रेजी में कि जी द क्वेश्चंस आर रिडिकुलस, उनका हमारे किसी बुनियादी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उनको एक एक ब्राउन साहब बाबू का वो बनाया हुआ है, अब इसको आप बढ़ा दें तो यू विल गेट आवर पॉलिटिकल क्लास, उसको आप बढ़ा दें तो आपको हमारी अस्करी की आदत मिलेगी। तो ये एक इस्तेमारी निजाम के तमाम नतायज हैं। आप जब तक नहीं इस चीज पे ये इत्तेफाक करेंगे कि ये अब हमें कम करना चाहिए, इस चीज से आगे हमें बढ़ना चाहिए, हमें फुल ब्लोन वर्नाक्यूलर की तरफ आना चाहिए, सूबाई सतह पे भी, कौमी सतह पे, उर्दूआइजेशन की सतह पे भी, तो ये इसी तरह आई फील निजाम आपका चलता रहेगा। यू विल हैव फोर्सेस, नॉट सर्विसेज। बट मुझे एक बात बताइए, ये सॉरी मैं थोड़ा सा इससे भी डिसएग्री करूंगा। ये जी जो जी। आपका है क्या कहते हैं नैरेटिव कि जी चलने दें, सिस्टम खुद ठीक हो जाएगा। आपने खुद नहीं देखा नहीं। है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते। उन्होंने 18 जी। अमेंडमेंट पास की, लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते। नए सूबे, मेरा ख्याल है, यूर अ लॉयर, यू टेल मी, इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ कैन यू मेक न्यू सूबास? हाउ कैन यू डिवाइड दिस फेडरेशन? How can you divide Punjab, KP, etc.? Because we are federating units. And can the center divide us? तो इसमें एक दो चीजें हैं। एक तो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि जी निज़ाम ठीक है, बेहतरीन है, इसको इसी तरह चलने दें। ये निज़ाम टूट चुका है, ये निज़ाम गैर फाल हो चुका है। ये इस निज़ाम के जरिए आम आदमी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसमें बुनियादी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप, क्योंकि बीच में जी किसी की तौसीह नहीं हो रही होती, किसी की तकर्रुरी नहीं हो रही होती, किसी ने आपको गलत तरह से देख लिया होता है, कि हुकूमतें गिरना शुरू हो जाएं। वो तरीका नहीं है। तरीका इसी पार्लिमानी निज़ाम के जरिए है। तो ये पहली चीज।
दूसरा, आप सही कह रहे हैं। देखें, मैं समझता हूं कि उनकी वजह से इंतहा पसंदी, इंसर्जेंसी में नाकामी, बलोचिस्तान में जो आजकल हो रहा है, वो सब का सब परवेज मुशर्रफ साहब की मीरास का हिस्सा है। लेकिन कोई इस बात से इख्तिलाफ नहीं करेगा कि परवेज मुशर्रफ ने जो इलाकाई हुकूमतों का निज़ाम दिया था, वो सबसे ज्यादा तरक्की पसंद था और सबसे ज्यादा फाल था। क्या हुआ? ये हुआ कि जब वही सियासी जमातें वापस आई, उन्होंने उसको रोल बैक करके बिल्कुल ही खत्म कर दिया, और आपके डीसीज और एसीज का जो राज है, वो एक बार फिर बहाल हो गया। अगेन डॉक्टर साहब, वो इस वजह से कि मुशर्रफ साहब के पास वो लेजिटिमेसी नहीं थी। तो अगर इलाकाई हुकूमतें आएंगी, हमारे मुंतखब नुमाइंदों के जरिए आएंगी मुस्तकिल तौर पे, ये जरूर है कि आप कल भी किसी एड हॉक कोई स्ट्रॉन्ग मैन रूलर कल आ जाए और कहे कि जी इसको बाहर फेंको, हम एलजीज ला रहे हैं, वो एलजीज दे विल अगेन बी ट्रांजिएंट। सो यू गेट इंड्योरिंग रिफॉर्म्स थ्रू लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन। वरना जब अगला आदमी आता है, वो कहता है कि जी ये सब का सब आमरीत की मीरास है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। आपने कहा नए सूबों का बताएं, और आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि ये एक वफाक है, वफाकी निज़ाम है, फेडरेशन है। आप किस तरह कह सकते हैं कि फेडरेशन को अलहदा कर दे? और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। याद रहे कि 47 और 48 में हमारे सूबों ने मुल्क बनाया था, मुल्क ने सूबों को नहीं बनाया था। सो इलेक्शंस इन पंजाब एंड सिंध, द शाही जिरगा एंड क्वेटा म्यूनिसिपैलिटी इन बलोचिस्तान, रेफरेंडम्स, और वन रेफरेंडम इन खैबर पख्तूनख्वा। आज भी मुझे लगता है सर, हमारे आइन में तो दिया हुआ है कि जी सूबाई असेंबली के जरिए 2/3 अक्सरियत हासिल करें, और अपने जो हदूद हैं उसमें आप तरमीम कर सकते हैं। तो एक तो ये आपको बताता है कि किस तरह आप कर सकते हैं लोगों की रजामंदी से। कोई और अगर आपको मैकेनिज्म नजर आ जाए जिसमें वो रेफरेंडा होते हैं, उस तरह की चीज होते हैं, साफ शफाफ मुनसफाना, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव फियाट के जरिए नहीं हो सकते। ये जो आम एक है, जो पब्लिक पर्सपेक्टिव है, पब्लिक ओपिनियन है, विल ऑफ द पीपल है, उसके जरिए मैं समझता हूँ आप अपने सूबों को छोटे कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक छोटा सा लाइटनिंग राउंड करें। जी। मुझे बताइए, क्या हमें रिफॉर्म चाहिए? आपने कहा इस्लाहात चाहिए। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, डेमोक्रेसी में, आइन में, क्या हमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए कि नहीं? फिलहाल जी आपको सिर्फ फर्स्ट पास द पोस्ट बरकरार रखना चाहिए, और जो लोगों के नतायज हैं उन पर उनका एहतराम करना चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज, क्या हम्म। हमें ये, हमारे हुक्मरानों को इजाजत होनी चाहिए कि वो पब्लिक फंड यूज करके अपने कैंपेन चलाएं, कि हर चीज पे नाम अपना लगा दें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और रोज अखबारों में ऐड निकाले, टीवी पे ऐड निकाले, पब्लिक फंड जब हो, क्या वो इजाजत होनी चाहिए? नहीं जी, एक बेतहाशा नुकसानदेह मिरास थी 1985 के पार्लियामेंटेरियंस की। ज़िया साहब का दौर था, क्योंकि आप सियासी जमातों के मंशूर से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते थे। आपने कहा चलें जी, जो आदमी सबसे बड़ा चौधरी है उसको हम वोट देंगे, और वो गटर खोदे, छत बनाए, मेरे रिश्तेदार को किसी से वो सरकारी महकमे में उसकी जॉब लगाए। सो नो, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट दैट लेवल, और उनके पास कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स मुख्तस नहीं होने चाहिए। इलाकाई हुकूमतों का ये काम है। दूसरी चीज, कैन वी हैव, शुड वी हैव टर्म लिमिट्स, जैसे बाकी कई वन दुनिया में टर्म वन लिमिट्स हैं? हंड्रेड परसेंट 100%। ठीक है। नो डाउट। और टर्म नो लिमिट्स डाउट। क्या, क्या सिर्फ टर्म लिमिट्स प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए या पार्लियामेंट की भी होनी चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट की अभी क्योंकि है अली लिमिट चीमा 5 का जो साल की। काम है, अली चीमा का जो काम है, अली चीमा ने शो किया है, हमने भी शो किया था पीआईडी में, कि जी 400 फैमिलीज हैं जो इलेक्शन लड़ती है, सही है। सही है। आप और मैं लड़ ही नहीं सही सकते। है। और दूसरी जी चीज है ठीक कि है। हर फैमिली से 10-10 बंदे पार्लियामेंट में आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ फैमिली लिमिट्स भी होनी चाहिए। देखिए ना, अगर आप पार्लियामेंट, एक फैमिली 10 बंदे लेके आ रही है, इट फॉर्म्स अ कोalition, और वो कोalition देन कंट्रोल द वोट। तो अगर आपको सही डेमोक्रेसी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, शुड वी हैव कोalitions इन द असेंबली? क्या फैमिली मेंबर्स इकट्ठे आए? क्या टर्म लिमिट्स होनी चाहिए कि 2 दफा अपने पार्लियामेंट में आ गए फिर घर जाए कुछ और करें? नहीं, आपके वजीर आजम, ये जो आला ओहदे हैं, उनके लिए टर्म लिमिट जरूर होने चाहिए। जो मिनिस्टर्स। आम आपका जो, वेल वी कैन मे बी कम टू मिनिस्टर्स इन अ सेकंड, लेकिन आपने तो कहा कि जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये सब मिनी डायनेस्टीज हैं। मेरे हाँ। करीब सर, इनका हल ये नहीं है कि आप कंस्टिट्यूंसीज हम्म, पे लिमिट्स लगाएं। इनका हल जो है वो ये है कि बिल्कुल संजीदगी से सियासी जमातों में जो हम्म, प्राइमरी इलेक्शंस हैं
उनकी कानूनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तौर पे इन्फोर्स करे। उन प्राइमरी इलेक्शंस के थ्रू आपकी जो ये सारी फैमिलीज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से फिल्टर आउट हो जाएंगी, वरना वही इलेक्टेबल तगड़ा से तगड़ा होता जाएगा। और सियासी जमात क्योंकि खुद एक डायनेस्टी है, तो वो अपने साथ साथ सप्लीमेंट्री मिनी डायनेस्टीज को इसी तरह बोल्स्टर करेगी। सो द सोल्यूशन इज टर्म लिमिट्स फॉर द सुपीरियर मोस्ट ऑफिस होल्डर्स and primary elections at the party level, at all cadres. अच्छा, व्हाट अबाउट थिंग लाइक फॉर एग्जांपल ये जो पार्टी में है कि जी अनइलेक्टेड लीडर्स चलते आते हैं, सॉरी अनइलेक्टेड नहीं, अनअपोज्ड लीडर्स इलेक्ट हो जाते हैं बार बार, एंड वो आ जाते हैं। उसमें तो आपकी नॉमिनेशन जो आप करें इनर पार्टी इलेक्शंस करें, वो प्राइमरीज करें, तो प्राइमरी सिस्टम तो है ही नहीं अभी। तो प्राइम मिनिस्टर की, सॉरी, जो लीडर होता है उसकी स्वाबदीद पे डिपेंड करता है कि कहाँ किसको दे टिकट, ठीक है। और बड़ी गेम होती है किसको टिकट दे, और टिकट बिकते भी है। बिल्कुल तो एक तो वो, बिल्कुल। इस पे फिर क्या किया जाए? नहीं तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि जी यहाँ तो कोई कानूनी ढांचा है ही नहीं, यहाँ तो पार्टी हेड की जो सवाबदीद है वही बनेगा। अब जब 18वीं हाँ तरमीम हाँ थी तो हमारे जो सबसे मरकजी पार्टी लीडरान थे उनमें से तो कोई आदमी भी पार्लियामेंट में नहीं बैठा था। तो उसी वजह से अच्छा, छोटी आप पार्टियों का यहाँ, बताएं। जी छोटी छोटी पार्टियों का पार्टीज, बताएं, हमारी स्मॉल छोटी पार्टीज। पार्टी शुड दे बी आउटलॉड? तो व्हाई वुड यू आउटलॉ स्मॉल पार्टी? छोटी पार्टीज ही आपकी उम्मीद की किरण है। छोटी पार्टीज तो को आप अब आउटलॉ तो कर दंग रहे रह गए। हैं। नहीं, मेरा दे, कहने का दे, मतलब जैसे जी। अमेरिका में है कि यू कैन नॉट गेट ऑन द बैलेट इफ यू डोंट दैट आई एग्री कंट्रोल अ विद, सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट पार्लियामेंट, आई ठीक है। एग्री विद। देर नहीं नहीं, पार्लियामेंट हाँ का मुझे नहीं पता, मुझे हाँ ये पता है कि हाँ एक आप मिनिमल थ्रेशोल्ड्स की बात कर सकते हैं, हाँ ताकि ये हाँ फजूल की जो पार्टीज हैं वो जरा ऑन द बैक फुट रहे। लेकिन अब जो हाँ। काम है सर वो ये है कि किसी की आप फ्रेंचाइज को महदूद ना करें। और जो आपने कहा कि जी अभी ये पार्टी हेड की स्वाबदीद है, ये भी प्राइमरी इलेक्शंस और इंटरनल पार्टी रेगुलेशंस के एक कानूनी ढांचे के जरिए जिस पर अमल दरामद हो, ये सब का सब दुरुस्त किया जा सकता है। इट्स जस्ट नॉट देयर राइट नाउ। नहीं, पर अगर अगर मैं देखें, एक चीज है, फॉर एग्जांपल पार्टी डिपॉजिट होता है। अगर मैं इलेक्शन में फ्रिवलस कैंडिडेट नहीं हूं तो आई हैव टू मेक अ डिपॉजिट, और मेरा डिपॉजिट जब्त हो जी जाता है अगर मुझे सर्टेन अमाउंट वोट ना मिले। क्या पार्टी का डिपॉजिट करेक्ट होना चाहिए कि अगर आपको 2 सीटें पार्लियामेंट में नहीं मिल रही तो आपका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा? सर, मैं हम इस किस्म की समझता हूँ चीजें कि सोच सकते नहीं, नहीं सोच सकते? हम बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन मैं अभी समझता हूँ हमारे मसाइल इतने ज्यादा बुनियादी हैं कि हम उनके पहले हल निकाल लें, तो ये हम टू हाँ, सीट्स वाला रूल भी, इसके बारे में भी सोच हाँ। सकेंगे एट स्टेप तो 6 और दूसरी 7। चीज बताइए, आप तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से आपको बड़ा लगाव है, क्यों नहीं हम रैंक चॉइस कर सकते? रैंक चॉइस अगर हम कर दें, अभी हमारा बंदा जो है 500 वोट से जीता तो इलेक्ट हो जाता है, हमारा बंदा अगर 10% वोट ले तो इलेक्ट हो जाता है। वाई कांट वी हैव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? तो दूसरी चीज, वाई कांट वी हैव कंपल्सरी वोटिंग? मेनी कंट्रीज हैव कंपल्सरी वोटिंग। सर आई थिंक वोटिंग इज सच that you should do it if you wish to. If you don't do it, it should be socially frowned upon. But there shouldn't be a law against not voting. मैं मेरे ख्याल से मैं उधर शायद आपकी तरह, शायद सिर्फ इसी चीज में थोड़ा सा एक लिबर्टेरियन स्ट्रीक में ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ। और जो दूसरी चीज है, आप सही जो कह रहे हैं, लेकिन ब्राजील ऑस्ट्रेलिया में कंपल्सरी वोटिंग है, यू गेट फाइंड इफ यू डोंट ठीक है। वोट। नहीं नहीं, आई एम तो जहां श्योर। नहीं हम एंड कर सकते। एंड एंड ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में जो जगमगाते हुए सितारे हम देख रहे हैं मुंतखब होते हुए, वो बोल्सोनारो और वो जो उधर एबर्ट था, आई मीन ठीक है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन इधर अगेन सर आई थिंक ये स्टेप 7 पे हम जरा इस पे सोच सकते हैं। अभी मैं सिर्फ चाहूंगा कि जो मुंतखब हो जाएं वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकें, अच्छा। और जो हाँ आदमी मुंतखब हो वो दुरुस्त तौर पे असेंबली जाए, नॉट द गाय हु केम हाँ। फोर्थ। तो शुड वी हैव सम क्राइटेरिया फॉर पीपल, फॉर एग्जांपल पढ़े लिखे बंदे असेंबली में आए? नहीं ये नहीं नहीं कि सर, जो नहीं नहीं जाहिल सर, है, जो जाट है वो नहीं आ नहीं जाए। सर, अब ये नो भी नो आप सर। कहेंगे तो नहीं, क्यों नहीं? सर बताइए, अच्छा, बताइए क्यों आपने नहीं? चले, लेट्स लेट्स ये डेविल्स एडवोकेट, आपने कहा कि अगर जी मैं, ये, देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं नहीं नहीं ड्राइवर ठीक है। रखता हूं तो मैं उसका ड्राइविंग टेस्ट लेता हूं, अगर मैं कोई एम्प्लॉय रखता हूं तो मैं उसका टेस्ट लेता हूं। आप कहते हैं कि जस्ट बिकॉज वो पार्लियामेंट में है वो जो मर्जी आ जाए, कोई उसका, हमें अभी भी है कि क्रिमिनल नहीं आ सकता। व्हाई कांट वी हैव क्राइटेरिया कि पढ़ा लिखा बंदा है?
बल्कि मैं तो कहता हूँ और 10 साल पहले काम किया हुआ फिर आए। ये जो है आपके जो सेठों के बच्चे हैं वो सीधे मिनिस्टर बनते हैं, ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगेन प्राइमरी इलेक्शंस के थ्रू जो सेठों के बच्चे हैं वो तो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे अगर आप ठीक से करें। लेकिन जो आपने कहा कि जी जो जाहिल लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, हम्म, उस तरह के लोग हैं, एक तो हम्म, यही इशू है सर। हम बहुत देर से ये तफरीक कर रहे हैं कि एक जाहिल क्लास है, एक बहुत पढ़ी लिखी क्लास है। हमारी जो अशराफिया ने इस मुल्क के साथ हशर किया वो आपके सामने, लेकिन चले मैं उसमें नहीं जाऊंगा। डेविल्स एडवोकेट आपने कहा ये रिस्ट्रिक्शन कर दें। परवेज मुशर्रफ साहब ने ये रिस्ट्रिक्शन किया था 2002 में, और आपने एक पूरी क्लास देखी थी जिसका आज हम नाम उसको अब मुस्लिम लीग काफ का उसको करार मिला था। उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया was not very very revolutionary compared to all the administrations that had come in the past. तीसरा सर, अभी हमने जो फरवरी 2024 में देखा है, कितने लोगों ने कहा कि जी आप ये इंतखाबी निशान ले लेंगे, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये है वो है। और बगैर किसी शक के आप इस तरह के मुबाहिसों से ये लिटरेसी या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिवोर्स नहीं कर सकते। आई एग्री विद यू। लेकिन आपने देखा हम्म, कि बेतहाशा बाशऊर एक कंस्टिट्यूएंसी बाहर निकली, उन्होंने वोट दिया, उन्होंने अपने और उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम्म, वो वोट दिया था। वी नीड टू स्टॉप हम्म, हम्म, underestimating the electorate. The electorate decides for itself. Sometimes it decides wrong, that's all हम्म, right, लेकिन हम अगर उनके ऊपर इसी तरह की टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस नाफिज करेंगे, उनका भी हमें कोई खास नतीजा हम्म। नहीं मिला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ओके, चलें एक और चीज़, क्या सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट होने चाहिए कि नहीं? 100% डायरेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना जी। अच्छा, क्या सेनेट और सूबों और ये नेशनल इलेक्शन जो है सेपरेट होने चाहिए, सो दैट वी हैव एन इलेक्शन एवरी ईयर? जैसे अब ट्रम्प है इस वक्त तैयारी कर रहा है अगले साल इलेक्शन की। इस साल भी इलेक्शन होएगा, अगले साल भी होएगा। इस साल शायद वो क्या कहते हैं, हमारा जो मुसलमान बंदा है ममदानी, शायद ही बिकम माइट बिकम द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, वाई कांट वी हैव स्टैगर्ड इलेक्शन? मुझे याद है मेडिसन ने लिखा था फेडरलिस्ट पेपर्स में, वी वांट स्टैगर्ड इलेक्शंस। तो हमारे पास staggered elections, would that not complete our democracy? Sir, I won't lie to you. This is again an issue with rapid fire. This is something in all intellectual humility I haven't thought that much about. इस पे मुझे थोड़ा सा सोचना होगा इससे पहले कि मैं हवाई फायरिंग कर दूं इन फेवर ऑफ स्टैगर्ड इलेक्शंस और जस्ट वन एंड डन। अच्छा, इस लास्ट क्वेश्चन मैं इस राउंड में पूछता हूँ आपसे। हमारी लीगल कम्युनिटी, उस पर आगे आप शुरू करेंगे, हमारी लीगल कम्युनिटी इतनी एंटी रिफॉर्म क्यों है? हमारी पूरी लीगल कम्युनिटी सिर्फ आती है शोर मचाने के लिए, बट आई डोंट सी एनी रिफॉर्म कमिंग आउट ऑफ द लीगल कम्युनिटी। आई डोंट सी एनी आइडियाज कमिंग आउट ऑफ द बार एसोसिएशन अपार्ट फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मेरे अगर मैं बरतानिया में देखूँ, लीगल कम्युनिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैब्लिशिंग रूल्स फॉर डेमोक्रेसी। सफरेजेट मूवमेंट हुआ, फैक्ट्री मूवमेंट हुआ, ये वो। हमारी लीगल कम्युनिटी क्यों इतनी रिफॉर्म के बारे में साइलेंट है? जनाब, इन द वेरी लॉन्ग टर्म जो लीगल कम्युनिटी है उसके पास कोई खास कामयाबियां भी हैं। अगर आप देखें 30 की दहाई में, 40 की दहाई में आपकी जो तमाम आज़ादी की तारीख थी उसमें जो भी जो सबसे कटिंग एज सॉल्यूशंस थे, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस थे, वो ज्यादातर कोई ना कोई वकील ही सजेस्ट कर रहा था। उसमें चाहे जिन्ना साहब हो, मोहनदास गांधी हो, मोतीलाल नेहरू हो, ये एक एक आपकी जो तमाम पॉलिटिकल क्लास थी, इवन सरदार पटेल वाज अ प्लीडर। जो आपके फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे ईस्ट बंगाल से, श्री चंद्र चट्टोपाध्याय, वो कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। Excuse me. तो कहने का ये मकसद है कि देर इज a tradition of reform in our legal community, and it has a very I think a very far reaching genesis. लेकिन अब जो आपने देखा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लीगल कम्युनिटी ने 18वीं तरमीम में अपना किरदार अदा किया था, कुछ कानूनी इस्लाहात के हवाले से अपना किरदार अदा किया था, लेकिन इसमें जो बुनियादी इशू है वो बार का है। और बार का इशू ये है कि आप अब अपने आप को एक रेगुलेटरी अदारा कम और एक ट्रेड यूनियन ज्यादा तस्वर कर रहे हैं। बगैर किसी शक के आपको जो वकील के हकूक हैं और जो उनके जो इश्यूज हैं उनको हल करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अलोंग द वे इट समहाउ बिकेम मोर ऑफ अ प्रेशर ग्रुप देन एनीथिंग एल्स। दूसरी बात मैं अगर सही से बताऊं,
बात मेहनत की भी है। आपने अगर रिफॉर्म्स की बात करनी है तो दैट मीन्स यू कंसल्ट द रेलेवेंट पार्लियामेंट्री सोर्सेज, यू गो थ्रू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, यू स्पीक टू पीपल इन द फील्ड एंड देन यू कम अप विद सॉल्यूशंस। यहाँ तो आपने क्योंकि अब इतने ज्यादा बुनियादी हमले कर दिए हैं, ना सिर्फ अदालती निज़ाम पे, लेकिन अगर आप पूरी तौर पे हमारा एक जो फेडरल सेटअप है उसको देखें, तो लोगों को ये अब गलत तौर पे लगना शुरू हो गया है कि ये सारे लग्जरी इश्यूज हैं और इस पर तो हम आएंगे ही आहिस्ता आहिस्ता से, इनको भी साथ साथ चलना होता है। बट इज आर लॉयर्स इन जनरल maybe not where they should be as far as suggesting reform is concerned? I agree with you. अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते, फाइनल सेगमेंट, दूसरी तरफ जुडिशरी और लीगल सिस्टम। मैं तो इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं, खैर पूरी कौम ही मुतमईन नहीं। हमने एक सर्वे किया था यहाँ देखने के लिए लोगों को, इंस्टीट्यूशन, सोशल कैपिटल वगैरह, तो हमने लोगों से एक सवाल पूछा कि आपका कौमी इदारों पे कितना ट्रस्ट है, कितनी इज्जत करते हैं उनकी। तो अभी भी कौम ने कहा कि फौज की ज़्यादा इज्जत करते हैं, और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, उससे भी कम, सबसे कम जुडिशरी की थी। बल्कि कई लोगों ने कहा कि माइनस में चला जाए, वो तो बहुत ही गंदा इदारा है। ठीक है, अब ये बताइए कि जुडिशरी की जो इतनी इज्जत गिर गई है, और वकीलों का भी जो है तरीक़ेकार अगर देखें, तो वकील आके बार बार एडजर्नमेंट मांग लेते हैं, अपने मुंशी को भेजा एडजर्नमेंट मिल गई, ये वो केस फैलाते ही रहते हैं। वेरस मैंने देखा है अमेरिका में वो एडजर्नमेंट देते नहीं, बल्कि जो कंटेम्प्ट का लॉ अमेरिका में है, जज ये कहता है कि भाई एडजर्नमेंट मांगो, वो कहता भाई केस लग गया, तुम एडजर्नमेंट मांग रहे हो, तुम कंटेम्प्ट में हो, मैं तुम्हें फाइन कर दूंगा। केस लगने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं कि तुम तैयारी करके मत आओ। अच्छा, ये बताइए कि हमारी जो जुडिशरी है, इसमें केस जो है, मैंने देखा है कि 100-100 साल चलते हैं, 10-15 साल तो आम चलते हैं। लॉयर्स भी जो हैं वो रिस्क ही कोई नहीं लेते, वो फीस वही लेते हैं, चाहे जीते चाहे हारे। जज साहब जो है, जज साहब की जो जजमेंट है, वो अगर अगले कोर्ट में ओवरटर्न हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है केड़ी गल है, वड्डी गल है, ठीक है। जज साहब की जजमेंट चाहे गंदी से गंदी हो, कोई उसको चेक नहीं करता। बरतानिया में, अमेरिका में जजमेंट्स अगर गंदी हो तो काफ़ी उसकी बेइज्जती होती है बंदे की। ये क्या चक्कर है, हमारी जुडिशरी में क्या फ्लॉज हैं? डू वी नीड अ जुडिशियल रिफॉर्म अपार्ट फ्रॉम द 26th एंड 27th अमेंडमेंट? कैन वी मेक अ बेटर जुडिशरी या नहीं? Sir, we certainly don't need an amendment like the 26th. वो तो that was a dumpster fire. उसके उससे तो पूरा निज़ाम ही, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जो भी उसमें issues थे, you multiply them by 100, so that's what you have right now after the 26th amendment. ठीक आप कह रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा साहब ने ये सर्वे किया था और उसकी मैं अक्सर उसका हवाला देता हूँ, जिसमें ये पता चला कि आम केस आपका इंस्टीट्यूशन से डिस्पोजल तक 25 साल लग जाते हैं। तो अब ये निज़ाम गैर फाल नहीं है तो क्या है? अब इसके जो हल हैं वो भी, इट्स इट्स नॉट रॉकेट साइंस। एक तो ये जी कि आपका जो केसेस की जो आपकी अक्सरियत है, उनका ताल्लुक है ज़मीन से, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। मेन इशू आपका यही होता है कि जी टाइटल आपका किसका है। इसमें एक सेंट्रलाइज लैंड रजिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है, लैंड टाइटल की डिजिटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कहते हैं कि जी हमें अदालतें ज्यादा चाहिए, जज ज्यादा चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपका पॉपुलेशन का इशू है तो उसका हल ये नहीं है कि आप अपनी सड़कों को वसी कर दें, चौड़ी कर दें, क्योंकि आपकी कंजेशन बहुत ज्यादा होती है। सो दिस प्रॉब्लम हैज टू बी कट एट द रूट। दूसरा, आपने कहा कि जी आपके जो वकील हैं वो बार बार एडजर्नमेंट्स ले रहे हैं, और ये आप ठीक कह रहे हैं। अफसोस से कहना होता है कि ये हमने कल्चर बना लिया है कि अक्सर जो आपके पास क्लाइंट आता है, इसी वजह से आता है कि आपने जी दूसरे आदमी को परेशान करना है, या केस को आपने बिल्कुल ही उसको इसी तरह ड्रैग करता रहना है अंटिल इट इट गोज नोवेयर। इसमें सर ना सिर्फ जजों का किरदार अहम है, बाहर का किरदार बहुत ज्यादा अहम है। और यहाँ जब हम कहते हैं कि जी बार को रेगुलेटरी अदारा होना होता है, उनको जजों के साथ इस चीज पे मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि अब अगर आप इस तरह की एडजर्नमेंट करेंगे, आपने अमेरिका का हवाला दिया, यहाँ भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें पहल की थी, यहाँ भी आप कॉस्ट का निज़ाम नाफिज करना शुरू हो गए थे, और मैं समझता हूँ अभी भी वो एक बहुत बड़ा डिटरेंट समझा जाता है। तो हमारे जज साहिबान को भी कॉस्ट इम्पोज करने चाहिए, और हमारे बार को इस बात को
मेरे ख्याल से बुरा नहीं मनाना चाहिए। ये आराम से इसको हल किया जा सकता है। तीसरा सर, आई ऑल्सो फील हमारे जो एपेलेट फोरा हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आपका जो केस है मैजिस्ट्रेट से, ट्रायल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के एंड में रिव्यू, हमने अपने एपेलेट फोरा कम करने हैं। हमने कहना है कि जी हाई कोर्ट की एक फाइनलिटी है, और बहुत ही कुछ खसूसी जो आपके केसेस हैं, जिनके बहुत दूर दूर फार रीचिंग उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। There have to be fewer appellate fora as well. So a centralized land registry, computerization of land title, a culture of adjournments, far less appellate fora, ये मैं समझूंगा कुछ ऐसे। मैं समझता हूँ कोई 3-4 आपके इकदामात हैं जिससे आपका जो कानूनी ढांचा है वो बहुत बेहतर किया जा सकता है। नहीं, बट ये बात बताइए कि जैसे आपने कहा, हमें हमारे जो अपील्स के फोरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू, हंड्रेड्स हैं। मतलब इन द सेंस कि पहले एक जज बैठता है, फिर दो जज बैठते हैं, फिर एक जज बैठता है, फिर दो जज बैठते हैं। तो अपील के फोरा तो मल्टीप्लाई होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। एंड वो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है अब दो जज बैठ गए, अब रिव्यू पिटिशन कर लो, अब ये कर लो, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कितने। एक तो वो है, बहुत ज़रूरी है। बट ये फोरा क्यों है? क्योंकि वी डोंट ट्रस्ट द जुडिशरी। वी जस्ट डोंट ट्रस्ट द जुडिशरी। वी डोंट हैव। जो अभी एक जज मरा मरा है अमेरिका में, मैं उसका नाम भूल गया, कैप्रियो या कोई ऐसा नाम है। पूरी दुनिया उसके ऊपर अफसोस कर रही है कि वो जज की बड़ी एक एक उसमें एम्पथी थी, एक उसमें विजडम थी। अब जजों में विजडम होनी चाहिए, एम्पथी होनी चाहिए। हमारे जजों में ना विजडम है ना एम्पथी है। वो प्रोटोकॉल के पीछे छुपे हुए हैं, वो कंटेम्प्ट के पीछे छुपे हुए हैं। कोई बात करेगा उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो फिर अच्छा, उनकी जजमेंट्स, आप मुझे बताइए, डू यू नो ऑफ एनी गुड जजमेंट्स इन आवर कोर्ट्स? कोई है ऐसी जजमेंट जो हम होल्ड अप करें कि इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है, या मारियो प्यूजो वाली जजमेंट्स हैं? वो आपको याद है मारियो प्यूसो का जो था, वो जजमेंट में जो आया था? या जो फॉर एग्जांपल ये जो दुबई वाली जजमेंट थी, वो क्या, कामा वाली जजमेंट, वो कोई जजमेंट थी? डू यू थिंक इट्स अ गुड जजमेंट? जनाब, जो इकामा की जजमेंट थी, मैं नहीं समझता कि जो वजूहात उसमें दिए गए थे, गिवन पैनामा का आगाज कहाँ से हुआ था और उसका अख्ताम कहाँ से हुआ था, कि उसमें आप कोई खास एक तसलसल ड्रॉ कर सकते थे। फेल्ट लाइक यू वर गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड एंडेड अप समवेयर एल्स। लेकिन आपने वो मारियो पूजो का हवाला दिया। ऑब्वियसली इस पे सवाल उठते हैं कि क्या ये मुनासिब था कि आप इसके हवाले दें। लेकिन मैंने आज तक किसी से बात नहीं की जिसने उस मारियो पूजो के जुमले के अलावा वो फैसला पढ़ा हो। आई जस्ट डोंट नो एनीवन। सो दे नो कि जी मारियो पूजो का हवाला दिया गया है, लेकिन जो उसमें यू नो इतने ज्यादा उसमें सफात लिखे हुए हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग देर क्वाइट कोहेरेंटली रीजन, मैं आपको भेजूंगा इसके बाद, कि वो जो उसमें दलाइल और उन दलाइल पे जो असेसमेंट की गई थी और फैसला लिखा गया था, क्या वो ठोस थे, क्या वो तसल्ली बख्श थे कि नहीं, वो आदमी उस हद तक पहुंचता नहीं है। सो मैं इसके साथ साथ कहूंगा कि कई आपके नहीं, बट फैसले हैं, आपने कहा। आपके ख्याल में क्या है? वाज इट अ गुड जजमेंट? क्योंकि मुझे वो लॉजिक नहीं नजर आ रही कि आप एज यू सेड पैनामा से वहां पे कामा पे पहुंच गए। ये मुझे सो कोई जजमेंट नजर नहीं आ रही। सो ये दो मुख्तलिफ फैसले थे। जो मारियो हम्म, पूजो वाला फैसला था जिसका आपने हम्म, जिक्र किया, वो अप्रैल में आया था, और हम्म, जो अगला फैसला था वो जून जुलाई में आया था, उसके लगभग। ओके। जो पहला फैसला हम्म, था उसमें आपने 3-2 से आपने कहा था कि मियां साहब के लिए जेआईटी बननी चाहिए। ये वो हम्म, इख्तलाफी नोट था जिसने कहा कि नहीं, मैं तो मियां साहब को अभी से ही नाअहल कर रहा हूँ। और वो उन्हीं हम्म, बुनियादों पे था जिनका आपने जिक्र किया कि जी लंदन फ्लैट, हम्म, पनामा, इन्होंने आपसे कोई सफाई नहीं दी, थिंग्स लाइक दैट। हम्म, इकामा वाला फैसला उसके कुछ माह बाद आया जेआईटी के नतीजे में। हम्म, लेकिन अगर आप हम्म, पनामा फैसलों को जरा सामने हम्म, रखें, तो कई बार ये कहा गया कि जी आप ओवर रीच से हटें। लेकिन ओवर रीच इज वन थिंग। ये जो आपने अपने सवाल में कहा कि क्या कोई आपके पास फैसले ही नहीं है जो कि ठीक है, आई वुड डिसएग्री। देर आर मेनी जजमेंट्स दैट आर एक्सट्रीमली वेल रीजन्ड, एक्सट्रीमली कोहेरेंट, दे रीड वेरी वेल राइट नाउ, आप उनका हवाला दे सकते हैं। लेकिन इस पर मैं आपसे इतफाक करूंगा कि खसूसी तौर पे 26वीं तरमीम के बाद
वो अब फैसले नेर जीरो हो गए। अब बहुत देर बाद कुछ पता चलता है कि जी कोई एक ऐसा फैसला आया है विच इज अ लैंडमार्क डिसीजन दैट आइदर डेवलप्स द लॉ और एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल। तो एक बात साथ में सर मैं कहूंगा, और मैं शायद एक बार फिर माइनॉरिटी में होऊंगा, हमारे यहाँ ये एक सोच बन गई है, और ये सियासी तबके ने, अस्करी तबके ने भी इसको बहुत ज्यादा इसको किया है, इनकरेज किया है कि जी वी दीज आर नॉट कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, दीज आर कोर्ट्स ऑफ लॉ। इस हद तक कि हमारे जज साहिबान भी बहुत फख्र से कहते हैं कि वी आर कोर्ट्स ऑफ लॉ नॉट कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। हम तो सिर्फ देखते हैं कि जो तकनीकियों में को जो कुछ लिखा हुआ है किताब में, उस पर ही हम ठप्पा लगाएं, बेशक एक बेतहाशा एक अनजस्ट किस्म के आप नतीजे पे पहुंचे। उससे सर मैं जरा अगेन अदना सा वकील हूँ, विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी आई वुड डिसएग्री। आपका काम ये नहीं है कि आप सबसे ज्यादा जो टेक्निकल जुमला है उसके थ्रू आप किसी तरह से बात को सरकमवेंट कर दें, किसी मेरिट पे ना जाएं, किसी बाइख्तिदार शख्स को आप ऑफेंड ना करें। आपका आपका जो काम है, बुनियादी काम है इंसाफ करना। वो इंसाफ आप करते हैं कानून के जरिए। कोई नहीं कह रहा कि आप कहें कि जी डैम बनाएं और नस्ला टावर गिराएं और whatever, लेकिन within certain limits you do have to do justice. That's why justice is next to your name. It's your formal title. So when you turn around and say that we are not courts of justice, I, I strongly disagree. हमारे जज वेरी गुड पॉइंट, साहिबान वेरी उसी गुड पॉइंट। माशरे के नतीजे हैं जिस तरह बाकी हैं। दे हैव टू मेक डू इन अ वेरी अनजस्ट सिस्टम। Sometimes they arrive at outcomes that are, I think, quite extraordinary, that go into overreach. लेकिन जब सब बात कर रहे थे कि सुओ मोटो को रिस्ट्रेन करें, मैं उनको कहता था इसका नतीजा ये होगा कि सुओ मोटो को खत्म कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, और अदलिया जो आपकी फाइनल फ्रंटियर है वो फ्रंटियर रह ही नहीं पाएगी। दैट इज वेयर वी आर राइट नाउ। द जुडिशरी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द 26th अमेंडमेंट। बट आई कम बैक टू माई अर्लियर पॉइंट कि हम लोग ठहराव वाले लोग नहीं हैं, हम लोग रूल्स के लोग नहीं हैं। सो मोटो को जजेस ने अब्यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल किया, नस्ला बिल्कुल टावर, किया। या क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का हक बनता था नस्ला टावर गिराना? वॉज दैट अ गुड जजमेंट? क्या बट इस स्टील मिल वॉज अ गुड जजमेंट? क्या ये जो रिको डेक वाली जजमेंट अच्छी जजमेंट थी? शुड द जजेस हैव गॉन इनटू दैट realm और शुड दे नॉट? जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी कोई चीज होती है, डू दे हैव जुडिशियल रिस्ट्रेंट और इज इट जस्ट ईगो दैट डिक्टेट्स देयर वर्क? जी रिकॉर्डिक वाला जो सोबर एज अ फैसला था। जज वाला है हमारे पास कॉन्सेप्ट के नहीं। अब डू वी हैव सोबर जजेस या डू वी हैव ओनली these egocentric people? नहीं, I don't think anyone who has any experience of appearing before them or reading their judgments would disagree। क्या तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब सोबर जज नहीं थे? नासिर मुल्क साहब सोबर जज नहीं थे? कई ऐसे हैं जिनकी एक नामी आज भी है, क्योंकि उनका जो जुडिशल डिकोरम था और जो उनकी अपनी मॉडरेशन थी वो वाजे थी। लेकिन क्या रिकॉर्ड एक फैसले से बेतहाशा नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ। स्टील मिल्स तो वाज अ रोलिंग डिजास्टर, इट्स अ डिजास्टर दैट अफेक्ट्स अस टुडे। मेरा सिर्फ इशू ये है डॉक्टर साहब कि जब ये फैसले आते हैं तो हम कहते हैं कि इसका हल ये है कि 26वीं तरमीम ले आओ, सुओ मोटो खत्म खत्म कर दो, अदालतों को बिल्कुल गैर फाल कर दो, इनको अब कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तब भी आपने देखा होगा रिकोडेक हुआ, स्टील मिल हुआ, आपने तब कोई तरमीम पास नहीं की, क्योंकि आपको जुडिशियल एक्टिविज्म से वो इशू नहीं था। आपको सिर्फ था कि द जुडिशरी माइट अराइव एट करेक्ट आउटकम्स व्हिच दे डिड ओवर दिस पास्ट ईयर। तो ये कहना कि जी लोग हमारे कानून को फॉलो नहीं करते, आई वुड डिसएग्री। आप इन्फोर्स करें। आपने ट्रैफिक का हवाला दिया था, वो कितनी बार वो कराची की मिसाल दी जाती है। अब आई डोंट नो वेदर ये कोई दिस इज एन अंकल्स एनेक्डोट और वेदर इट्स ट्रू। देयर इज सम अगेन एनेक्डोटल एविडेंस टू से इट इज। लेकिन जिस वक्त ट्रैफिक पुलिस ने इन्फोर्स करना शुरू किया था कि आपको इस लाइन पे गाड़ी को खड़ा करना है, उससे पीछे खड़ी नहीं करनी, तो तब जो ट्रैफिक रेगुलेशंस थे वो फॉलो होना शुरू हो गए थे। तो मैं फिर कहूंगा, बात इन्फोर्समेंट की है और अमल दरामद की है। ये बात नहीं है कि आपके लोग बुनियादी तौर पे, किसी जेनेटिक तौर पे किसी और कौम से कम हैं। इनफैक्ट नहीं, बट दैट्स नॉट द केस एट ऑल। लेट मी गेट बैक टू द जुडिशरी। देखें, पहली चीज तो जो मैं देखता हूँ हमारे पूरे मुल्क में, अगेन हमारी मेरे ख्याल कल्चर में ही नहीं है, मैं तो ये लिखता हूँ कि हमारे कल्चर में मेरिट नहीं है।
ओ फलाने दा फूफी दा पुत्र है, ओ फलाना ये है, तो हम नेपोटिज्म वाले लोग हैं, नोमिनेटर। हमारे जजेस क्या मेरिट पे लगते हैं? आधे मेरिटोक्रेसी? अभी डू वी हैव अ जज लर्नड हैंड? डू वी हैव अ जज, वो क्या कहते हैं जो फेमस जजेस अमेरिका में होते हैं या बरतानिया में होते हैं, वो क्या नाम है, मैं रिसेंटली देख रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट जिसने बड़ी अच्छी किताब लिखी, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसका नाम पी से शुरू होता है, फॉरगेट द गाइस नेम, बट बड़ी अच्छी किताब लिखी है उसने जुडिशरी पे। जुडिशरी पे नहीं, सिर्फ लॉ पे बड़ी अच्छी किताबें लिखते हैं लोग, करते हैं ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो है, फॉर एग्जांपल, एक तो जो एरोगेंस ऑफ द जुडिशरी है, यू डोंट अलाउ एक्सपर्ट विटनेसेस, लॉयर्स भी नहीं अलाउ करते। मेरी कई लॉयर से लड़ाई हुई है, आपके दोस्तों से लड़ाई हुई है कि स्टील मिल में व्हाई डिडंट दे टेक, और मैं बल्कि जज के पास खुद गया था, मैंने कहा भाई हमारी, आई वाज द डिप्टी चेयर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मैंने कहा हमारी यार एक्सपर्ट विटनेस ले लो, हम नहीं कहते हमारी बात मानो, एक्सपर्ट विटनेस तो डालो टेस्टिमनी में, वो नहीं डालते। There are no expert witnesses anywhere at the judiciary because they feel they know it all. And lawyers also feel that there is no need for expert witnesses, we know it all. Is that right or wrong? नहीं जी, I don't disagree that the judiciary goes into treads into places that it should not. उनकी ना तो वो सलाहियत है, ना तो उनकी वो काबिलियत है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। वो इस वजह से है कि जब बिल्कुल ही आपका निज़ाम गैर फाल हो जाता है तो आपका कोई दरख्वास्त गुजार खुद अदलिया जाता है और खुद कहता है कि मेरा हल करें, क्योंकि अगर मैं विद इन स्टेट स्ट्रक्चर्स कोशिश करूं, विद इन द पब्लिक में कुछ कोशिश करूं, तो मुझे कोई हल मिलता नहीं है। उस वजह से वो अदलिया के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अब जो आपने एक्सपर्ट विटनेस की बात की, स्टील मिल्स का फैसला बुनियादी तौर पे इनडिफेंसिबल है। लेकिन जब आप कहते हैं कि जी ये बढ़ चढ़ जाते हैं, ये आगे क्यों इस तरह निकल आते हैं, इसमें भी सर मैं कहूंगा कि सुओ मोटो का एक जेनेसिस था। वो ये था कि आपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाल खींचते हुए उसको पुलिस की गाड़ी में बंद किया था, और सुओ मोटो उसका एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स था कि अब हम गैर जमहूरी कुव्वतों के सामने एक दीवार के तौर पे खड़े हो जाएंगे। दैट वाज द जेनेसिस ऑफ द सुओ मोटो। उससे पहले भी था, लेकिन जब सही तरह से मुतहरक हुआ है तो तब था। अब क्या उसमें ओवर रीच हुआ? 100% हुआ। उसको रिस्ट्रेन करना चाहिए था आइडियली। अदलिया को खुद इंटरनली कोई ब्लैक एंड व्हाइट रेगुलेशन बना देनी चाहिए थी कि हम इस तरह करेंगे। लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि जूरिस्प्रूडेंस हमारी उस तरफ इवॉल्व हो रही थी। जुमा जुमा 8 दिन हुए थे आर्टिकल 184(3) को, इफ वी लुक एट 1988 और फॉर दैट मैटर 2009 एज एज अ बैरोमीटर। आपने वो सारा अगेन निजाम खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अब जब आप कहते हैं कि जी हमारी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का क्या निजाम है, सर निजाम ये है कि जी वजीर आजम साहब टॉप 3 में से, वजीर आजम साहब तो नहीं बट जो एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे हैं, वो अब टॉप 3 जज साहिबान में चुनाव करते हैं कि जी इनमें से मुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद है। तो 18वीं तरमीम के बाद फिर भी सिस्टम बेहतर हो गया था। इट वॉज जजेस अपॉइंटिंग जजेस, but they had a better system of internal controls. Could it have been better? Certainly. Now you will have a chief justice who is the executive's favorite, which by definition is an abdication of his judicial duty. So निजाम को आप बदतर ना करें, उसमें लेकिन इम्प्रूवमेंट्स हमेशा लाई जा सकती हैं। हम्म। अब मुझे एक बात बताइए, एक और भी चीज़ है, फाइनल दो सवाल आपसे। तो हमारे यहाँ लीगल स्कॉलरशिप तो बिल्कुल नहीं है। लीगल स्कॉलरशिप एक्ट्स एक्ट्स एज अ रिस्ट्रेंट ऑन द जुडिशरी। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लीगल स्कॉलरशिप्स, कमेंट्री आती है, सुन एज जजमेंट इज आउट, लीगल कमेंट्री कम्स आउट, और बहुत जजों का एग्जामिनेशन हो जाता है किस्म का लीगल स्कॉलरशिप में कि भाई ये जजमेंट कैसी थी कैसी नहीं थी। ठीक है ना? हमारे यहाँ लीगल स्कॉलरशिप तो है ही नहीं, बिकॉज एवरी लॉयर इज अ मर्सनरी, ही वांट्स टू गो इनटू प्रैक्टिस, और दबा के पैसे बनाते हैं। लीगल स्कॉलरशिप हमारे यहाँ होती होती तो वुड दैट एक्ट एज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द जजेस? और जजेस का मैंने एक और देखा, बड़ा बहुत उनकी अजीब चीज़ है, जजेस ऑल्सो गेट इनटू एचआर प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, एक जज ने डिसीजन दी थी कि 15 साल पहले जो एम्प्लॉयज़ फायर हुए थे उनको बहाल कर दिया गया था विद फुल बेनिफिट्स 15 साल के। ये तो बड़ी अजीब जजमेंट थी यार, और ये भी आ गई। तो क्या लीगल स्कॉलरशिप से कोई फायदा होगा अगर जजमेंट्स इवैल्यूएट हो? बाकी मुल्कों में मैंने देखा है कि जजमेंट्स अगर ओवरटर्न होती है तो देर इज अ कॉन्सिक्वेंस। इट्स नॉट एज इफ कि वो कहते हैं नहीं जी कोई गल नहीं, हो जाता है। देर इज अ कॉन्सिक्वेंस अगर आपकी जजमेंट बार बार ओवरटर्न हो रही है। एम आई राइट? यू आर राइट एंड इट इज अ कॉन्सिक्वेंस हेयर ऑल्सो। ये फैक्टर होता था कि क्या एक जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हाई कोर्ट एलिवेट हो, अगर उसके बहुत सारे फैसले ओवरटर्न हो रहे होते थे
तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर दैट वुड गो अगेंस्ट हिज एलिवेशन। यहाँ है। आपने लीगल स्कॉलरशिप की बात की, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ गुंजाइश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीगल स्कॉलरशिप है नहीं। आपके पास अब बहुत सारे लॉ जर्नल्स, और ये हमने देखा, ये डेवलपमेंट एक मुस्बत डेवलपमेंट है पिछले 10-15 साल में। आपके अब बहुत अच्छे लॉ जर्नल्स आ रहे हैं, कुछ के यूनिवर्सिटी से ताल्लुक हैं, यूसीएल से ताल्लुक है, लम से ताल्लुक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ का भी एक जर्नल है। आपके लीगल स्कॉलर्स ने किताबें लिखी हुई हैं इस पे, उसमें कई नाम हैं, दे हैव रिटन सम प्रीटी सीरियस बुक्स एंड दोज बुक्स आर, सम ऑफ देम आर इवन एक्सेसिबल टू द जनरल रीडर। तो लीगल स्कॉलरशिप अभी भी आप ठीक कह रहे हैं, गुंजाइश है, but I would say that we've made quite some strides, and judges read those, judges are informed by those, and that's what legal scholarship can really achieve. तो मैं तो समझता हूँ ये एक चीज है जो कि बेहतर हो रही है, बदतर नहीं हो रही। अच्छा, एक लास्ट चीज, सॉरी नहीं, सेकंड लास्ट चीज एक और, कि ये एक पैरेलल लीगल सिस्टम बन गया, ऑम्बुड्समैन और ट्राइब्यूनल्स और वगैरह वगैरह। तो एक तो अपील्स के बहुत फेसेस हैं, दूसरे आपके पैरेलल जुडिशियल सिस्टम हैं। तो आई हैव सीन कि पीपल यूज दीज सिस्टम, बल्कि मैं इसको कहता हूँ वेपनाइजिंग जुडिशरी, कि वो एक जगह केस डालते हैं, फिर दूसरी जगह डाल देते हैं, फिर तीसरी जगह डाल देते हैं, आपको लीगल हेर फेर में डालते हैं। एंड सम लॉयर्स आल्सो रेकमेंड कि आप इधर भी जाएं, उधर भी जाएं, उधर भी जाएं, ताकि यू आर वॉर्न आउट और फिर आपसे डिसीजन निकलवा ले। बल्कि मुझे एक ये माशाल्लाह लैंड जो माफिया है उनके बड़े डेवलपर, उसने कहा देखें हम तो ज़मीन ही ऐसे लेते हैं, हम एक थोड़ा सा मुआहदा करके कुछ करके बयाना पकड़ के फिर हम चले जाते हैं कोर्ट में और हम आपको ब्रेक डाउन करते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। इज दैट अ फैक्ट? कैन दिस बी डन एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट? इट कैन बी डन, बट मैं इसको उसी बात से जोड़ूंगा कि ये फोरा वाली बात है। हमारे पास अब बहुत ज्यादा फोरा हो गए हैं, और ये एक कानूनी असूल है कि जी, आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन नहीं कर सकते। आप अगर ये इन इजी टर्म्स, उसको ये फोरम शॉपिंग कहते हैं, हमारी जूरिस्प्रूडेंस में भी उसको फोरम शॉपिंग कहते हैं, कि जी एक जगह चले गए, वहां से फारिग हो गए, दूसरी जगह चले गए, फिर बिल्कुल पैरेलल चले गए, अपील से छोड़ के। आपने बात की ट्रिब्यूनल्स की और ऑम्बड्स पर्सन की। फोरम शॉपिंग इज स्ट्रिक्टली डिसअलाउड। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, इस पे जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं उतनी ही बेहतर हैं, और ये जज साहिबान इसमें हमारी मदद कर सकते हैं बाय ड्राइंग वेरी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स कि जी कानून वाजे है, आप इधर नहीं आ सकते, आप उधर जाएं, यहाँ ये बात एंटरटेन नहीं होगी। लेकिन आपने जिसका हवाला दिया वकीलों का, हमारे वकील को भी शायद थोड़ा सा सोचना चाहिए कि शायद मैं ये एक केस जीत जाऊं, लेकिन हमारा जो निज़ाम है उसके लिए, इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग इट, इट विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। फाइनल सवाल। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और हम इकोनॉमिस्ट बड़े एरोगेंट हैं, हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। और मैं शिकागो से हूँ, मेरे प्रोफेसर रिचर्ड पोस्टर और रोनाल्ड कोस और गैरी बेकर वगैरह ने एक जी सब्जेक्ट जी। इजाद किया था, उसका नाम था लॉ एंड इकोनॉमिक्स। और आई हम सी। लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हम लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं। म्यूलर एक बंदा है, एक बंदा कूटर है वगैरह, उन लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं। वो कहते हैं कि लॉ का जो बुनियाद है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन राइट छोड़ दें, बुनियाद इज इकोनॉमिक्स। और जो जज जिनको इकोनॉमिक्स आती नहीं, लॉयर्स को इकोनॉमिक्स आती नहीं, वो सब प्रोनाउंसमेंट्स इकोनॉमिक्स पे दे रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या इकोनॉमिस्ट जज नहीं होने चाहिए? क्या इकोनॉमिस्ट नहीं केस प्रेजेंट कर सकते? व्हाई शुड ओनली बी लॉयर्स? आप लोगों ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है और आप लोग हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, क्या ये सही है गलत है? सो लेट मी आंसर दिस इन दिस वे। मैं समझता हूं कि जहां भी जज किसी भी इकोनॉमिक सवाल में किसी तरह से इनग्रेस करता है, वहां ही गलत हो जाता है। एंड हेंस द jurisprudential principle that anything that has economic consequences, anything that has to do with economic policy, tread lightly, tread lightly, tread lightly. स्टील मिल का काम अदलिया का नहीं था, रिकोडेक का काम अदलिया का नहीं था। तो मैं तो समझता हूं कि जितनी कम इकोनॉमिक्स अदलिया के जरिए गुजरेगी, उतना ही बेहतर है। आई कांट से दैट आई एम एक्सट्रीमली ओवर द मून अबाउट द शिकागो स्कूल हैविंग अ मोनोपोली ओवर इकोनॉमिक्स, लेकिन लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि जुडिशरी के पास हरगिज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर ये जुडिशरी के पास तो इकोनॉमिक्स के जी। केसेस, मेरा ख्याल आपके 70% केसेस इकोनॉमिक्स के होते हैं, एम आई राइट?
और अगर ये होते हैं तो हाउ कैन अ जज टेक डिसीजन ऑन इकोनॉमिक्स विदाउट इकोनॉमिक टेस्टिमनी? Well, I think the vast majority of our cases have to do with land. और उसमें तो लैंड बिल्कुल इज ये कहा इकोनॉमिक्स। बिल्कुल बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उसका तो ना सिर्फ इकोनॉमिक्स है बल्कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी उसका बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन अभी वही डॉक्टर साहब, मैं समझूंगा कि अगर हमारे जज साहिबान कानून को दुरुस्त तौर पे अप्लाई करें वो बहुत अच्छा होगा, वो हमारे लिए फिलहाल काफी होगा। And I'll wait for them to apply economics correctly maybe a few years from now. Thank you very much, Asad. It's always a Dr. pleasure to Saab, argue with you and talk to you. thank You always you give so us much fresh for having me. perspectives and good ideas. Thank you. I'm All so the best. grateful to you, Khuda sir. Hafiz. A great line of questioning. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.